darker the night, the deeper the secrets hidden within. नमस्कार। आज हम देहरादून के पास हुए एक ऐसे वाक्य की गहरी पड़ताल करने वाले हैं जो आज भी मतलब एक तरह की शहरी किंवदंती बना हुआ है। बिल्कुल। ये कहानी है एक फार्म हाउस की, एक परिवार की और कुछ ऐसी घटनाओं की जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। हाँ, और ये मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसके बारे में जो अलग अलग स्रोत हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग बातें कहते हैं। सही कहा। हमारे पास आज 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला तो है 2010 का एक स्थानीय अखबार का लेख जिसने इस कहानी को पहली बार सामने लाया। हाँ, दूसरा एक पैरानॉर्मल ब्लॉगर की एक बहुत ही डिटेल्ड जांच रिपोर्ट है जो इस घटना के कुछ साल बाद आई थी। ओके। और तीसरा एक मनोवैज्ञानिक का विश्लेषण जो इस तरह के मामलों को सामूहिक तनाव या मास हिस्टीरिया के नजरिए से देखता है। तो 3 बिल्कुल अलग नजरिए हैं हमारे पास। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2009 की गर्मियों में। अखबार के लेख के मुताबिक विक्रम नाम के एक कलाकार, वो अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी अनीता और अपने 15 साल के बेटे आदित्य के साथ देहरादून के एक शांत एकांत फार्म हाउस में रहने आते हैं। और मकसद साफ था, शहर से दूर एक शांत जगह। हाँ, शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों में एक सुकून की जिंदगी। विक्रम को अपनी पेंटिंग्स के लिए एक शांत माहौल चाहिए था। और यहीं पर कहानी का पहला मोड़ आता है ना? बिल्कुल। उनके पड़ोसी एक बुजुर्ग किसान थे, रघुबीर सिंह। अखबार का लेख बताता है कि उन्होंने एक बहुत अजीब सी चेतावनी दी थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बताया कि उस फार्म हाउस को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो पास की एक टूटी फूटी हवेली के जमींदार परिवार की कब्रों से लाए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई चैन से नहीं रहा यहाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और जो हमारा मनोवैज्ञानिक वाला स्रोत है ना, वो इसी पावर ऑफ सजेशन पर जोर देता है। अच्छा। उनका तर्क है कि जब आपके मन में पहले ही दिन ये बात डाल दी जाए कि जगह मनहूस है तो आप हर छोटी बड़ी घटना को फिर उसी नजरिए से देखने लगते हैं। सही बात है। विक्रम ने तो शायद इस पर यकीन नहीं किया होगा। नहीं, विक्रम ने तो इसे अंधविश्वास कहकर हंस दिया। लेकिन हो सकता है अनीता के मन पर इसका गहरा असर हुआ हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ ही हफ्तों बाद पहली अजीब घटना हुई। हाँ, और पैरानॉर्मल ब्लॉगर की रिपोर्ट इस पर काफी विस्तार से बात करती है। क्या हुआ था? एक रात लगभग 3 बजे विक्रम को ऊपर की मंजिल से तेज कदमों की और किसी के हाँफने की आवाज सुनाई दी। भाई, रात के 3 बजे? हाँ, और जब उसने लाइट जलाई तो वहाँ कोई नहीं था। घर अंदर से पूरी तरह बंद था। और बाकी लोगों ने? अगली सुबह जब उसने अनीता और आदित्य से पूछा तो दोनों ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। अच्छा। और यहीं से परिवार के अंदर का तनाव भी शुरू हो जाता है। विक्रम को लगा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है। लेकिन ब्लॉगर की रिपोर्ट इसे पॉल्टरगाइस्ट एक्टिविटी का पहला संकेत मानती है। ऐसी गतिविधि है जो किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाकर शुरू होती है। लेकिन यहाँ मनोवैज्ञानिक वाला स्रोत एक दूसरा एंगल देता है। क्या? वो इसे ऑडिटरी पैरेडोलिया से जोड़ते हैं। मतलब बेतरतीब शोर में कोई पैटर्न ढूंढने की इंसानी आदत। पुराने घरों में लकड़ी और पाइप्स रात में तापमान बदलने पर अक्सर आवाजें करते हैं, फैलते और सिकुड़ते हैं। हाँ। बिल्कुल। तो एक थके हुए और तनाव में जी रहे दिमाग के लिए इन आवाजों को कदमों की आहट समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी एक मजबूत तर्क है। लेकिन फिर उस 52,000 रुपए के बिजली के बिल का क्या? हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसे वहम कहकर नहीं टाल सकते। अखबार के लेख में भी इसका जिक्र है। परिवार इस बिल से बहुत परेशान था और बिजली विभाग का क्या कहना था? उनका कहना था कि मीटर बिल्कुल ठीक है। ये वाकई में बहुत अजीब है। पैरानॉर्मल ब्लॉगर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये एक क्लासिक संकेत है। किस चीज का? उनकी थ्योरी ये है कि अलौकिक शक्तियां या आत्माएं प्रकट होने के लिए अपने आसपास के माहौल से ऊर्जा खींचती हैं, खासकर बिजली की ऊर्जा। अच्छा। इसीलिए ऐसी जगहों पर बिजली के उपकरण खराब होना या बिल बहुत ज्यादा आना आम बात मानी जाती है। लेकिन इसका एक और पहलू भी तो हो सकता है ना? है ना? जैसे क्या ये मुमकिन नहीं कि उस पुराने फार्म हाउस की वायरिंग में कोई बड़ी खराबी हो या मीटर ही पुराना हो जिसे बिजली विभाग वाले ठीक से जांच न पाए हों? हाँ, ये भी संभव है। मनोवैज्ञानिक स्रोत यही कहता है कि हम अक्सर रहस्यमय जवाबों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं,
बजाय साधारण जवाबों के। बिल्कुल। और इसी तनाव के बीच अनीता के साथ जो हुआ उसने मामले को और उलझा दिया। क्या हुआ था उनके साथ? अखबार के लेख में बताया गया है कि एक दोपहर जब वो नर्सरी में बैठी लोरी गा रही थी तो दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला। और फिर जब उसने पलटकर देखा तो दरवाजा पहले की तरह ही बंद था। ओ, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, इस घटना ने उसे बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद घर में और भी अजीब चीजें होने लगी। जैसे कि? पैरानॉर्मल रिपोर्ट में इन सब का रिकॉर्ड है, जैसे सीढ़ियों पर भारी बूटों की आवाज, कमरों से कपड़े घसीटने की धीमी सरसराहट की आवाज और 2 खास तरह की गंध। गंध? कैसी गंध? हाँ, एक तो सड़े हुए गंधक यानी सल्फर की और दूसरी जली हुई धूप बत्ती जैसी। ये दोनों तो बिल्कुल अलग है। हाँ, और पैरानॉर्मल थियरी के मुताबिक सल्फर की गंध को अक्सर नकारात्मक या बुरी शक्तियों से जोड़ा जाता है। और धूप की महक? वो किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ का संकेत हो सकती है। ब्लॉगर का मानना था कि घर में 2 तरह की ऊर्जाएं थीं। और मनोवैज्ञानिक स्रोत का क्या कहना है इस बारे में? उनका मानना है कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला तनाव और हार्मोनल बदलावों की वजह से ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, तो डर और चिंता की स्थिति में फैंटम स्मेल या गंध का भ्रम होना मुमकिन है। बिल्कुल। और घर में जो तनाव का माहौल था, आर्थिक तंगी, पति का चिड़चिड़ापन, ये सब मिलकर किसी के भी मानसिक संतुलन को हिला सकते हैं। और अनीता को हर वक्त लगता था कि कोई उसे देख रहा है, जो कि बढ़े हुए डर और अकेलेपन का एक सामान्य लक्षण है। बात तब और गंभीर हो गई जब अनीता ने नर्सरी की खिड़की में एक बूढ़ी औरत का चेहरा देखा। एक चेहरा, हाँ। अखबार के लेख के अनुसार इसी घटना के बाद अनीता ने हिम्मत करके शहर की लाइब्रेरी में उस घर के बारे में रिसर्च शुरू की। और उन्हें कुछ मिला? हाँ, उसे पता चला कि वो औरत उस घर की पुरानी मालकिन शांता देवी थी, जिसकी मौत 15 साल पहले कैंसर से हुई थी। बिल्कुल। और रघुवीर सिंह की बात सच निकली कि पास की हवेली के खंडरों में उसी के परिवार की कब्रें थीं। तो अब इस डर को एक चेहरा और एक नाम मिल गया था। हाँ, और इस खुलासे के बाद घर का माहौल और भी भयानक हो गया। मतलब? जानवरों का अजीब व्यवहार करना, और सबसे ज्यादा चिंताजनक था आदित्य के बर्ताव में आया बदलाव। उस लड़के के? हाँ, पैरानॉर्मल रिपोर्ट के मुताबिक वो घंटों अपने कमरे में बंद रहता था, दीवारों से बातें करता था और उसकी आवाज कभी-कभी भारी और अप्राकृतिक हो जाती थी। यहाँ पर दोनों नजरिए, पैरानॉर्मल और मनोवैज्ञानिक, एक दूसरे से सीधे टकराते हैं। कैसे? ब्लॉगर इसे ऑपरेशन या पोजेशन का एक बढ़ता हुआ मामला मानता है, जहाँ नकारात्मक शक्ति घर के सबसे कमजोर सदस्य यानी एक किशोर को, हाँ, उसे अपना निशाना बना रही है। और मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक स्रोत इसे एक क्लासिक टीनेज एक्टिंग आउट के तौर पर देखता है। अच्छा। अब सोचिए उस लड़के की हालत, एक नया घर, एक नई सौतेली माँ जो गर्भवती है, एक पिता जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है और शराब पी रहा है। हाँ, एक किशोर के लिए ये सब बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। उसका दीवारों से बातें करना शायद अकेलेपन का नतीजा हो, और आवाज बदलना या पिता को घूरना शायद ध्यान खींचने या अपने गुस्से को जाहिर करने का एक तरीका। ये दोनों ही तर्क अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत है। हाँ, एक तरफ दिल को डराने वाली अलौकिक कहानी है और दूसरी तरफ एक परिवार के टूटने की दुखद मनोवैज्ञानिक हकीकत। विक्रम की हालत भी तो बिगड़ रही थी। हाँ, उसके हाथ कांपते थे, वो पेंटिंग नहीं कर पा रहा था और शराब पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही थी। परिवार पूरी तरह से बिखरने की कगार पर था। बिल्कुल। और तभी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। कौन? हरीश वर्मा, एक साइकिक इन्वेस्टिगेटर। अच्छा। पैरानॉर्मल ब्लॉगर की रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इसी किरदार पर केंद्रित है। एक शाम जब घर में मौत जैसा सन्नाटा था, दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने हरीश वर्मा थे। हाँ, और उसने आते ही कहा, आपके घर में कुछ है, और वो अब छिपकर नहीं, खुलकर चलने लगा है। ये बयान बहुत नाटकीय है। इसने तो परिवार के डर को एक तरह से मान्यता दे दी। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक स्रोत के अनुसार ऐसे समय में जब कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपके डर को सही ठहराता है, तो वो डर और भी मजबूत हो जाता है। हरीश वर्मा का आना उनके लिए एक उम्मीद भी हो सकता था, और उनके सामूहिक भ्रम को और बढ़ाने वाला एक कारण भी। हाँ, ब्लॉगर की रिपोर्ट तो हरीश वर्मा को एक विशेषज्ञ के तौर पे दिखाती है, लेकिन ये भी सच है कि उसके आने से घर का माहौल और भी चार्ज्ड हो गया होगा। जैसा कि अखबार ने लिखा था, उस रात पहली बार जिंदा लगा। तो अगर हम तीनों स्रोतों को एक साथ देखें तो हमारे सामने 3 अलग-अलग कहानियां उभरती हैं। पहली कहानी अखबार की है, जो एक परिवार के साथ हुई रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं को सनसनीखेज तरीके से बताती है। दूसरी कहानी पैरानॉर्मल ब्लॉगर की है,
जो हर घटना को अलौकिक सबूत मानकर एक भूतिया घर की थ्योरी को साबित करने की कोशिश करती है। और तीसरी कहानी वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की है, जो कहती है कि ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं, बल्कि गहरे आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक तनाव का नतीजा था, जहां एक के बाद एक घटनाओं ने पूरे परिवार को एक सामूहिक वहम का शिकार बना दिया। सही कहा। सच शायद इन तीनों के बीच में कहीं छिपा है। हो सकता है कि घर में सचमुच कुछ अजीब था, जिसे परिवार के तनाव ने और बढ़ा दिया। या हो सकता है कि यह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक था और बाहर के लोगों ने उसे एक अलौकिक कहानी का रूप दे दिया। तो अंत में हमारे स्रोत हमें कोई एक सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि इस मामले को देखने के लिए अलग-अलग नजरिए देते हैं। एक तरफ आस्था और डर है, और दूसरी तरफ तर्क और विज्ञान। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी इतनी आकर्षक है, क्योंकि ये हर किसी को अपनी समझ और विश्वास के हिसाब से इसे देखने की छूट देती है। एक बात जो इन स्रोतों में कहीं नहीं बताई गई है वो ये कि हरीश वर्मा के आने के बाद असल में हुआ क्या। हाँ, ये सवाल तो रह गया। क्या सब कुछ ठीक हो गया या हालात और बिगड़ गए? ये सवाल आज भी बना हुआ है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी-कभी हम बाहरी शक्तियों से लड़ते-लड़ते अपने अंदर के डर को ही एक नाम और पहचान देते हैं। Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.